हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्ट्रीम। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या चाहिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को कारणों पर प्रकाश डाले। तो देखिए, उसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। पहला देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना। तो देखिए, दूसरा कारण का चाहिए कि आर्थिक कारण। तीसरा कारण देखिए का चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। चौथा कारण का चाहिए साहित्य एवं समाचार पत्रों को योगदान। और पांचवा कारक क्या चाहिए, सामाजिक सुधार आंदोलन का पर्व। यहाँ पे देखिए सुधार होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुधार होगा। ठीक, आप लोग सुधार कर दीजिएगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया यहाँ पे दूसरा से। ठीक, ये सुधार होगा। ठीक, तो देखिए सबके बारे में डिटेल्स लिखा है दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें देखिए काची बोला कि अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध आंदोलन, बोला कि अंग्रेजी नीतियों के प्रति असंतोष की भावना भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण था। ठीक, दूसरा देखिए आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण भी देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा देखिए काची बोला अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, तो देखिए भारत के अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भारतीय लोगों के और अमेरिकी फ्रांस तथा मान क्रांति के परिचित हुए। देखिए क्या कि अंग्रेजी शिक्षा आने से भारत में क्या हुआ ना कि जो लोग भारत के जो लोग थे, तो क्या चीज कर रहे थे कि जो अंग्रेजी मतलब जो क्रांतिकारी थे उनसे का चीज थे परिचित हो रहे थे और उनकी भावना को काज कर रहे थे, प्रदर्शित करके अपने देश में लागू कर रहे थे। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इससे राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा दिया गया। तो देखिए भारत बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट कानून को पारित किया। यानी देखिए रॉलेट एक्ट कब लगा था, तो 1919 में लगा था। कब लगा था, 1919 में। देखिए ये क्रांतिकारियों में अराजकता अधिनियम बनाया गया। इस कानून के अनुसार सरकार किसी को भी संदेह के आधार पर पता कर बिना मुकदमा चलाए उसको दंडित कर सकते थे। यानी बिना किसी को भी संदेह के आधार पर उसको उठा के काज कर सकता है पर मुकदमा चला सकते थे। ठीक, और उसको दंडित कर सकता था। बोला कि इसकी कोई अपील और कोई वकील भी नहीं इसको सुनता था, इसलिए इसको हम लोग काला कानून कहते हैं। यानी रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते थे, काला कानून। ठीक, देखिए आगे कुछ बोला कि ये इसको गांधी जी ने बताया कि ये अनुचित नियम है, अन्यायपूर्ण नियम है, स्वतंत्रता का हनन करने वाला नियम है, नागरिकों को मूल अधिकारों की हत्या करने वाला नियम बताया गया। तो देखिए इसको गांधी जी बताया कि गलत नियम है, अनुचित नियम है, ये सब बताया ना। तो देखिए इससे क्या हुआ कि देखिए कि उन्होंने जनता से शांतिपूर्वक इस कानून का विरोध करने को कहा। जो गांधी जी थे बोले कि जो कानून है गलत है, इसके काची करो, विरोध करो। तो देखिए क्या हुआ कि अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ इसके चलते, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे। सरकार ने दोनों को अमृतसर में से निष्कासित कर दिया और जनरल डायल ने कहा किया कि जो पंजाब में जो पंजाब जो शासन था, पंजाब में क्या कर दिया कि फौजी शासन लागू कर दिया और आतंक राज का स्थापित कर दिया है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले का अवसर पर जालियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन का आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे। देखिए जालियांवाला बाग कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में। अब किस मेले के अवसर पे, तो बैसाखी मेले के अवसर पे। और कहाँ हो रहा था, तो जालियांवाला बाग में। कहाँ हो रहा था, जालियांवाला बाग में, जो अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अमृतसर में। उसमें इन लोग क्या कर रहे थे कि सरकार के जो दमनकारी नीति था ना, जो रॉलेट एक्ट था, उसी को विरोध प्रकट करे थे। उसी को क्या प्रकट करे थे, तो उसी में कहा किया कि जो जनरल डायर था ना, देखिए निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा देते हैं। ठीक, तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तरफ दूसरा नंबर क्वेश्चन को हो गया। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा तुर्की का खलीफा जो आंदोलन साम्राज्य का सुल्तान भी था, संपूर्ण इस्लामी जगह का धर्मगुरु था, पैगंबर के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा उसी के थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। पराजित तुर्की पर विजय मित्र राष्ट्रों ने कठोर संधि थोप दी। ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया। खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमान में आक्रोश व्याप्त हो गया। वे तुर्की के सुल्तान और खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गए। इसके लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ हो गया। यानी जो भारत के जो मुसलमान थे, तो उनका जो मुसलमान, जो तुर्की के मुसलमान का जो बेइज्जती हुआ था ना, उसी को फिर से अपना इज्जत और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए काची के जो भारत के मुसलमान थे काची कर दे, संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए काची हुआ संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए भारत में काची हुआ खिलाफत आंदोलन हुआ। अब देखिए खिलाफत आंदोलन एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही मध्य साम्राज्य विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को काची किया, सपोर्ट किया, यानी समर्थन किया। इस आंदोलन को काची किया, समर्थन किया। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तरफ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, क्या असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में क्या अंतर था, महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में काफ़ी विभिन्नता थी। असहयोग आंदोलन में जहां सरकार के साथ असहयोग की बात की थी, देखिए असहयोग आंदोलन में क्या चीज़ था कि सरकार के साथ असहयोग की बात करने की थी। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन में न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने की बात की, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन करने की आह्वान किया गया। यानी देखिए
जो असहयोग आंदोलन था कि अंग्रेज की अब बात हम लोग नहीं मानेंगे, अंग्रेज के काम जितना भी अंग्रेज की नौकरी नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या चीज़ था कि अंग्रेज को नौकरी भी नहीं करना, यानी अंग्रेज को हम लोग को सहायता भी नहीं करना है, और क्या चीज़ करना कि अंग्रेज जो औपनिवेशिक कानून लगे ना उसका क्या करना, उल्लंघन करना। देखिए असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापार जनाधार वाला आंदोलन साबित हुआ। बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वे घंटों की चहार दीवारी से बाहर निकलकर गांधी जी की सभा में भाग लिया। जो महिला थिकाची थी गांधी जी की सभा में भाग ले रही थी। और अनेक स्थानों पर स्त्री ने नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। स्त्रियों में विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों को पैकेटिंग, स्त्रियों से चरखा चलाकर सूत काटने और स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया। जो स्त्री लोग थे क्या कर रही थी, चरखा चला रही थी और स्वदेशी को प्रोत्साहित कर दी रही थी। ठीक, शहरी क्षेत्रों में ऊंची जाति की महिला आंदोलन में सक्रिय थी, यानी जो शहर क्षेत्र में जो महिला रहती थी ना वो क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, जगह जगह आंदोलन। और ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवार की किसान स्त्रियां भी आंदोलन कर रही थी, क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन को उत्तर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, भारतीय राजनीति में साम्यवादियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1917 को महान रूसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। 20वीं शताब्दी के नाम में भारत में भी साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में आया। देश के अनेक भागों में बुद्धिजीवी साम्यवादी दर्शन से प्रभावित लोगों का समूह बनाकर इस विचारधारा को प्रोत्साहन दे रहे थे। विख्यात क्रांतिकारी M.N. राय ने 1920 में ताशकंद में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था, ताशकंद में। अब कब हुआ तो 1920 में हुआ था। कब हुआ तो 1920 में। अब कौन किया था तो M.N. राय ने किया था। पूरा भारत में इसका प्रचार करने के लिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर और साम्यवादी सभाएं बनने शुरू हो गई। साम्यवादियों ने श्रमिक और किसानों की ओर से अपना ध्यान दिया। क्रांतिकारी आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ा। अक्टूबर 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। क्या चीज बनी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसमें फूट पड़ने के बाद M.N. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना किया। काची का स्थापना किया, फेडरेशन का। तो ये हो गया देखिए आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन को था। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए काच बोला, यहाँ पे देखो 19वीं होगा, 29वीं यहाँ पे लिख दिया गलती से। ठीक, यहाँ पे 19वीं सदी होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 19वीं होगा। बोला 19वीं शताब्दी में किसान के आंदोलन का संक्षिप्त परिचय है। देखिए इसका होगा 19वीं 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन को किसानों में हम नई जागृति ला दी। वे अपने सामाजिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए संगठित होने लगे। यद्यपि महात्मा गांधी ने किसानों को हित की बात की तथा चंपारण और खेड़ा में सत्याग्रह भी किया, परंतु कांग्रेस के किसानों की समस्या के प्रति उदासीन रही। इस बीच वामपंथियों और का प्रभाव किसानों श्रमिकों पर बढ़ता जा रहा था। जो वामपंथी का जो प्रभाव था ना, यानी वामपंथी किसको कहते तो साम्यवादी और साम्राज्यवादियों के। ठीक, तो किसानों पर काचे हो रहा था कि किसान और श्रमिक पर इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अतः उनके प्रभाव में 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में किसान सभाओं का गठन हुआ। किसान सभाओं का काच हुआ, गठन हुआ। देखिए बोला किसान सभा का गठन हुआ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जमींदारी अत्याचार और शोषण पराकाष्ठा पर था। 1920 और 21 में अवध किसान सभा का गठन किया। देखिए पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव, अवध किसान का गठन कब किया गया तो 1920 और 1921 में। बोला 1922-1923 में क्या हुआ कि मुंगेर में, कहाँ मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की किसान सभा का गठन किया। यानी मुंगेर में देखिए शाह मोहम्मद जुबैर थे ना, जो क्या चीज़ किसान सभा का गठन किए। बोला 1928 में पटना के बिहटा में, देखिए 1928 में पटना के कहाँ, बिहटा में। देखिए पटना के एक शहर है ना बिहटा, तो बिहटा में देखिए क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद ने किसान सभा का गठन किया। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि पटना के बिहटा में किसान सभा का गठन किसने किया था तो स्वामी सहजानंद किए थे। कौन किए थे, स्वामी सहजानंद किए थे। ठीक, तो ये हो गया आपका। देखिए और आगे देखिए क्या बोला कि 1929 में उन्हीं के नेतृत्व में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। और अप्रैल 1936 में, यहाँ पे 1936 होगा, यहाँ पे 1936 में स्वामी सहजानंद के स्थान में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था तो स्वामी सहजानंद किया था। ठीक, और कब किए थे तो 1936 में। और कहाँ किए थे तो लखनऊ में। तो होगा छठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका। अब अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग के आंदोलन पर निबंध लिखे। तो इसका उत्तर हो जाए देखिए 20वीं शताब्दी के शुरुआत में चरण में किसानों को समान श्रमिकों का भी आंदोलन हुआ। यानी जिस प्रकार से किसान 20वीं शताब्दी में आंदोलन किए थे ना, उसी प्रकार से श्रमिक लोग भी आंदोलन किए, यानी मजदूर लोग भी किए। उनके संगठन में श्रमिक आंदोलन को भी वामपंथियों का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। यानी वामपंथी का एक मतलब जो साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे ना, उनका क्या चीज़ संरक्षण प्राप्त हुआ। बोला 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के लोग के उद्योगों के स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। भारत में श्रमिक आसानी से और कम मजदूरी पर ही उपलब्ध थे, क्योंकि वे रोजगार की तलाश में किसान और शिल्पी शहरों में आकर कारखानों में नौकरी ढूंढने लगे। कारखानों का अतिरिक्त रेलवे और बागानों में भी वे काम करने लगे। औद्योगिक इकाइयों मजदूरों का सायन होता था। उन्हें कम मजदूरी पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। काम के घंटे अधिक थे तथा बाल मजदूरी की प्रथा प्रचलित थी।
धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ, अपनी मांग को पूर्ति के लिए उन्होंने हड़ताल को अपना शास्त्र बनाया। तो देखिए दोस्तों हो गया आपका 7वां क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग पार्ट 2 में अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो पार्ट 1 में आज दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अब वीडियो को शेयर कर देगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। अब बाकी इसका आगे के क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक ले क्वेश्चन दोस्तों हम आपको पार्ट 2 में दे देंगे। तब तक दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक